हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो व्हाट इज द क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, अब मैंने एक ब्लू कलर का टावर बनाया हुआ है एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इट इज थ्रोन विद स्पीड 4.9 मीटर पर सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 29.4 मीटर, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द बॉटम ऑफ द टावर। ठीक है, यानी कि इसका पाथ कैसा है, यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से फिर रिटर्न होकर के बॉटम तक आया। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाए, चलो मैं इसको 3 डिफरेंट मेथड से बताऊंगा। तो मेथड नंबर 1, ये जो हमने इसको थ्रो किया है, इसको तुम ऐसे ऊपर ले जा करके ऐसे अगर देखो तो ये हमारा एक पार्ट हुआ मोशन का, और उसके बाद फिर उसके नीचे आने वाला एक और पार्ट हुआ। ठीक है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ठीक, पार्ट नंबर 1 में अगर हम कैलकुलेट करें कि अच्छा, मुझे ये मेरे तीनों मेथड, मैं 3 मेथड डिस्कस करूंगा। इन तीनों मेथड के बाद देखना कि सबसे इजी क्या रहा। ठीक है, पाथ नंबर 1 क्या है, टोटल ये हमारा वर्टिकली अबव जाना और लौट के सेम हाइट पर आना। इसका टाइम तुम्हें पता है 2u/g, हमें टोटल टाइम ही तो निकालना है, तो हम दोनों पार्ट के अलग अलग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2u/g। ठीक है, तो 2 इंटू यू कितना है 4.9। अच्छा, 4.9 जब u दिया हुआ है तो हमें g क्या लेना चाहिए, 10 या 9.8। तो 9.8 लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं 2 इंटू यू करूँ तो क्या हो जाएगा, 9.8 आ जाएगा, और ये क्या हो गया, कैंसिल होके 1 आ गया। 1 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक, तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बड़ी अच्छी चॉइस थी कि हमने इस तरह से लिया कि टाइम बड़ा इजीली कैलकुलेट हुआ, ऊपर वाले पार्ट का सेकंड पार्ट का निकाल लेंगे टाइम। अच्छा, अब सेकंड वाले पार्ट में क्या सिचुएशन है, सेकंड पार्ट में अगर मैं ये लगा सकता हूँ क्या कि ये जितनी हाइट है ये तो टावर की हाइट के इक्वल है। ठीक है ना, टावर के टॉप से हमने थ्रो किया था, तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है उसके नीचे जितनी हाइट है दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, T = √2h/g। ये कब के लिए, क्या ये यहाँ लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला तब के लिए है जब u = 0 हो, जब हमने h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया है। बट यहाँ क्या हो रहा है, इस ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है उस पॉइंट पर जब ये आएगा ऊपर से, तो ऊपर से आते समय उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। कितनी वेलोसिटी होगी उस मूवमेंट पर, जितनी वेलोसिटी से ये ऊपर गया था, ये u उतनी ही वेलोसिटी से ये यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस करेगा। तो u इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं लगा सकते इसको। फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें प्रॉपरली सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हमें इनिशियल स्पीड पता है, यहाँ पर u कितना है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड कितना है, तो 4.9 है। अच्छा, मैं 4.9 जो है उसको g/2 लिख सकता हूँ, यानी 9.8/2 g/2। ये मैं डायमेंशनली नहीं लिख रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। g का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 9.8/2, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो u इज g/2। अच्छा, चेक करो यहाँ पे हाइट भी बड़ा अच्छा सा नंबर है 29.4। ठीक है, इसको मैं g के टर्म्स में लिखूँ तो क्या होगा, दिस इज हाउ मैनी टाइम्स g, इसको 9.8 इंटू कुछ लिख सकते हो। दिस इज अवर हाइट, अगर मैं इसको 9.8 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो दिस इज आई थिंक 3g। यस, दिस इज 3g। ठीक है, g में 9.8 में 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तुम्हें 29.4 मिल जाएगा। तो ये इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी अगर तुम ये नंबर्स आइडेंटिफाई कर पाओ। अच्छा, अब ये u हो गया, ये s तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एक्सेलरेशन। अच्छा, डायरेक्शन देखो, अगर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेता हूँ तो u इज डाउनवर्ड, पॉजिटिव ले लिया, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, पॉजिटिव ले लिया, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, ये भी पॉजिटिव हो गया। फाइंड क्या करना है, टाइम पता करना है, इसको मैं t2 बोल देता हूँ। ठीक है, ये हमारा t1 हो गया पहले वाले पार्ट का मोशन, और ये t2। तो t2 के लिए अब कौन सी इक्वेशन लगाया जाए, बताओ क्या मिसिंग है यहाँ पर, u है, s है, a है, t फाइंड करना है, तो v मिसिंग इक्वेशन। v मिसिंग वाली इक्वेशन कौन सी होती है, s = ut + ½ at²। ठीक है, तो यहाँ पर s = ut + ½ at² में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। व्हाट इज s, s इज पॉजिटिव 3g है ना, 3g लिख लेते हैं इसको। s = तो s की जगह पे 3g लिख लेते हैं, = u को g/2 लिख लेते हैं। टाइम हमें पता नहीं है भाई,
हाफ ए इज जी टी स्क्वायर। देखो जी सब जगह कैंसिल हो जा रहा है, थोड़ा सा आसान हो गया। टू से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 6 हो गया। क्या इक्वेशन बनी? 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रह गया टी और यहाँ हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो भाई, क्या होगा? टी माइनस 3 कर दें? नहीं, प्लस 3 होगा। क्यों? देखो अपने आप ही तुम मल्टीप्लाई करके देख लोगे, मैंने एक ही स्टेप में फैक्टराइज कर दिया। इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। जब भी यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तब ये फैक्टराइज करना बहुत इजी होता है। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो तो प्रॉपर लिख करके करो। अगर ये टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तो तुम एक स्टेप में कर सकते हो। मैंने कैसे सोचा? मैंने 6 का फैक्टर सोचा, 3 and 2 माइंड में आया, और 3 and 2 का डिफरेंस टी होता 1 होता है, तो ये हमारा 3 and 2 परफेक्ट है। बट दोनों का प्रोडक्ट, ये 3 and -2 ऐसे चूज करे कि उनका प्रोडक्ट -6 हो। ठीक है, अब एक ऑप्शन ये था कि हम -3 + 2 रखते तो उसमें भी प्रोडक्ट -6 होता, बट -3 and +2 में बड़ा नंबर -3 यहाँ पर प्लस साइन नहीं रहने देता, वो माइनस कर देता। ठीक है, ये प्लस बनाना है तो ग्रेटर नंबर 3 शुड बी पॉजिटिव, यानी कि t इज इक्वल्स टू क्या क्या मिला? -3 मिला और 2 मिला। -3 को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, -3 यानी नेगेटिव टाइम इज नॉट एक्सेप्टेबल। t इज इक्वल्स टू 2। ये कौन सा t है? दिस इज t2। ठीक है ना, ये वाला t है t2। अब हमें फाइंड क्या करना है? टोटल टाइम फाइंड करना है। तो t टोटल क्या हो गया? t टोटल हो गया, पहले वाले में 1 आया था, यहाँ पे 1 आया था, इस 1 में +2 सेकेंड ऐड किया, 3 सेकेंड आ गया। ठीक है, ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। ठीक, कितना पार्ट हुआ इसमें कैलकुलेशन का? तो हमें सॉल्व करने में टाइम लग गया इसको तो। ठीक है, ये वाला टाइम तो जल्दी आ गया था, बट ये वाला टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें कोई ऑप्शन मिले ना सॉल्व करना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अच्छा एक काम करते हैं, इसमें मैंने 2 पार्ट में कैलकुलेशन करी। क्या 2 पार्ट में ब्रेक करना ज़रूरी था इसको? 2 पार्ट में इस सिचुएशन को ब्रेक करना जरूरी था। 2 पार्ट में तब ब्रेक करना जरूरी होता है जब एक्सेलरेशन मिडवे मतलब ड्यूरिंग द मोशन चेंज हो रहा हो। अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा हो तो हम एक बार में काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोचो यहाँ पे तुम्हारी सिचुएशन, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका? इस पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड 29.4 है। ऊपर चाहिए जितना भी ऊपर चला जाए। डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल एंड फाइनल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस 29.4। तो अब मैं मेथड 2 करने जा रहा हूँ। ठीक है, मेथड 2 में देखो हम क्या करते हैं। मेथड नंबर 2, मैं इस पूरी चीज़ को एक सिंगल स्टेप में सॉल्व करूँगा। सिंगल स्टेप में देखो सबसे पहले यू लिखते हैं। अच्छा, अब कौन सा अपवर्ड पॉजिटिव या डाउनवर्ड पॉजिटिव? इट इज़ अप टू यू। हमने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया था, अब अपवर्ड ले लेते हैं पॉजिटिव। चलो मैंने यहाँ साइन कन्वेंशन लिख दिया, अपवर्ड इज पॉजिटिव, सो यू इज +4.9, इसको g/2 लिख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? डाउनवर्ड होता है एक्सेलरेशन, तो -g लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, अगेन माइनस में लिख लेते हैं। 29.4 को क्या लिख लें? 3g लिख लें। ठीक, अब टाइम चाहिए था, ये टोटल टाइम एक बार में कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो u अपवर्ड लिया है, s डाउनवर्ड है, तो ये ऊपर जाके नीचे आने का टोटल टाइम इन 1 स्टेप। चलो अब क्या किया जाए? अब हम लोग टाइम निकालते हैं। इक्वेशन कौन सी पुट करेंगे? v मिसिंग वाली इक्वेशन। v मिसिंग किस में है? तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। s की वैल्यू क्या रखें? -3g। ठीक है, u की वैल्यू क्या रखें? g/2 इंटू टी। ठीक है, ये u हो गया g/2 प्लस, ठीक है, दिस इज प्लस हाफ, व्हाट इज a इज -g इंटू t²। क्या किया जाए? g कैंसिल कर सकते हो, ऑल द टर्म्स कंटेन g कैंसिल कर दिया। 2 नीचे से 2 पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू दिस -3 क्या हो जाएगा? इस स्टेप के बाद आंसर यहाँ पर स्टेप में क्या आएगा? -6 इज इक्वल्स टू टी प्लस, नहीं माइनस, ठीक है, माइनस है, -t²। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, t² माइनस t -6 इक्वल्स टू 0। बोलो भाई, समझ में आया? अब इसका क्वाड्रेटिक एक ही बार में कर दें, एक ही स्टेप में। यहाँ पे -6 है, -6 में 3 and -2 होगा, या फिर -3 इंटू 2 होगा फैक्टर।
जो बड़ा मैग्नीट्यूड का फैक्टर है वो इसके साइन को डिटरमिन करेगा, टी के साइन को। तो 3 और 2 में किसको माइनस होना चाहिए? 3 को माइनस होना चाहिए, ठीक है, तभी हमें टी वाले फैक्टर का कोफिशिएंट -1 मिल रहा है। t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से t क्या मिला? t इज इक्वल्स टू 3 और -2। कौन सा वाला रिजेक्ट होगा? -2 रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आंसर आ गया? t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, एक बार में आ गया आंसर। टोटल टाइम ऑफ द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड इज 3 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब मेथड नंबर 3। अभी तक हमने क्या किया? अभी तुमने देखा कि ये जो मेथड था थोड़ा लंबा था, 2 पार्ट्स में कैलकुलेशन हुई। मेथड 2 में देखा कि कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी थी, ओरली नहीं हो सकती थी, लेकिन एक स्टेप में हो गया, 2 पार्ट में नहीं करने पड़े, ठीक है। ओवरऑल देखो तो पहला मेथड 1 और 2 में हमें सेम ही टाइम लगा था लगभग, ठीक है। अब बात करते हैं एक दूसरे मेथड की, जो कि हमारा मेथड नंबर 3 है। मेथड नंबर 3 क्या होगा? देखो, अगर मैं इस मोशन, जो हमारा मोशन है कौन सा, ये सपोज ये दिस इज द टावर, ठीक, और मैं यहाँ पर देखो, यहाँ अभी हमने पहले जब कैलकुलेट किया था तो ये अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन एंड फर्दर डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, ये हमारे टोटल मोशन है, ठीक। इसमें अगर पहले जो मेथड 1 था उसमें हमने ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं पार्ट नंबर 1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 1, जस्ट ए मिनट, इसको मैं पेन से लिखता हूँ। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, ऐसे पार्ट थे हमारे पहले मेथड 1 में हमने पार्ट 1 प्लस 2 को तो एक लिया था एंड 3 को अलग लिया था, ठीक। उसमें क्या हो गया था, जो 3 की सिचुएशन थी वो स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं थी, यानी कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं था, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी थी। लेकिन अगर मैं अब मेथड 3 में इस तरह से ब्रेक करूँ कि फर्स्ट पार्ट को तो अलग और सेकंड प्लस थर्ड पार्ट को एक पार्ट में, इससे क्या होगा बेनिफिट? इससे ये होगा कि दोनों में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लग जाएंगे। हमें वर्टिकली अब थ्रो करने में टाइम पता है कितना लगता है? बताओ, पार्ट 1 को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? u/g, पता है ना। अच्छा, 2 + 3 एक स्ट्रेट लाइन मोशन, और हम यहाँ पे u = 0 से इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो वाला लग जाएगी सिचुएशन। u = 0 में कितना होता है? √2h/g होता है, ये होता है टाइम। तो ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। लेकिन इसमें h कैसे आएगा? तो इस h के कैलकुलेशन के लिए तुम्हें पार्ट 1 में वो कितना हाइट ऊपर गया था वो हाइट निकाल के और इस टोटल टावर की हाइट में ऐड करना पड़ेगा, तब तुम्हें जर्नी 2 + 3 का हाइट जो यहाँ पे h की जगह पे रखना है वो रखना पड़ेगा। अब हाइट जो 2 की हाइट है वो कैसे मिलेगी? ठीक है, h2, सपोज h2 हमें पता करना है, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए देखो, तुम्हें ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है कि u से जब हम जब u स्पीड से अपवर्ड थ्रो करते हैं तो कितना ऊपर जाता है, ठीक है। तो h1 और h2 बोथ आर सेम। h1 और h2 में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? u स्पीड से ऊपर जाने में u²/2g होता है। u²/2g सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। u स्पीड से हम थ्रो करते हैं तो u²/2g हाइट गया। u²/2g, नाउ व्हाट वाज u हमने देखा था अभी हमारा g/2 था, g/2 याद है, यानी 4.9 था, 4.9 को मैंने g/2 लिख दिया, 2g। अब ये g² ऊपर है, नीचे एक g है, तो एक तो g हो गया, और यहाँ 1/2² और नीचे 1/2, तो ये g/8 आ गया हाइट, g/8 हाइट। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी? टोटल हाइट हमारी g/8 में और क्या ऐड करना है? टावर की हाइट, और टावर की हाइट कितनी थी? 3g थी, तो ये ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 8 × 3 24 + 1 25g/8, ठीक। 25g/8 हम ये हाइट जो निकाल दिया हमने टोटल 2 + 3 वाला पाथ है उसकी हाइट हम यहाँ पे 25/8 रख सकते हैं। रख के देख लो, अब तो फटाफट हो जाएगा। u/g, व्हाट इज u/g? u इज योर g/2, g/2/g प्लस √2 × h की वैल्यू डाल दी 25 g/8, और अपॉन में क्या है? g है, g से g कट गया, यहाँ पर भी g से g कट गया,
तो सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ देखो 1/2 आएगा पहला टर्म, तो प्लस अंडर रूट, जरा यहाँ और देख लो, 2 से 8 कैंसिल हुआ तो 4 हो गया, 25/4 का स्क्वायर रूट 5/2 कितना हो गया, 6/2, दैट इज 3 सेकेंड्स। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी, स्टैंडर्ड रिजल्ट से काम हो गया। तो तुमको शॉर्टेस्ट वे कब मिलता है, जब हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इजी रहा, एक तो हमें ये हमने आइडेंटिफाई किया कि u है वो g/2 है, h है 3g है, उससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज़ करने वाली जो सिचुएशंस हैं उनमें ब्रेक किया, ठीक है। ये ब्रेक करना दोनों तरह से पॉसिबल था, तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करते तो फिर मेथड 2 वाज द इजीएस्ट। मेथड 2 में हमने एक ही सिचुएशन, एक ही क्वाड्रेटिक बनाई, उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो, तो दिस वाज द डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये सारा हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ी नए स्क्रीन पर, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो ऑलरेडी बहुत इजी है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं डिस्कशन। हाँ, 2 स्टोन्स A and B आर थ्रोन अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली विद सेम स्पीड u, ठीक है। वही चीज़ फिर से बनाते हैं। दिस इज अवर टावर, और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक स्टोन को अपवर्ड थ्रो किया है और एक स्टोन को डाउनवर्ड थ्रो किया है, सेम स्पीड u से, u एंड u, ठीक। इफ द स्पीड विद विच दे विल रीच द ग्राउंड इज va एंड vb, सपोज दिस इज योर a, दिस इज योर b। अब ये ग्राउंड पर पहुंचे va एंड vb से, ठीक है। a पहुंचा va से, b पहुंचा vb से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड vb, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं तुम्हें 2 तरह से एक्सप्लेन करूँगा। पहली चीज़, क्लास 9th में तुमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो A और B दोनों के लिए K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी A और B के लिए सेम है, ठीक है। A इक्वल टू बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, भले ही डायरेक्शन अलग अलग है बट काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो A और B के लिए काइनेटिक एनर्जी का टर्म सेम है। अच्छा, इनिशियली दोनों की हाइट सेम है, तो U I भी लिखोगे तो A इक्वल टू बी होगा, ठीक। अच्छा, U फाइनल लिखोगे तो फाइनल में दोनों की हाइट सेम है, तो ये भी A इक्वल टू बी हो गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर A एंड B दोनों के लिए सेम हो गई। अब जब इस पूरे इक्वेशन में तुम 3 टर्म्स A और B के लिए सेम लिख रहे हो, तो चौथे टर्म की वैल्यू दोनों के लिए अलग क्यों आएगी, वो भी A इक्वल टू बी होगी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, 12mv²। जब तुम्हारी टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम है, मास आइडेंटिकल है, तो वेलोसिटी भी सेम होगी। अच्छा, मास आइडेंटिकल ना भी हो, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो फिर हम एज्यूम नहीं कर सकते। मास आइडेंटिकल सपोज नहीं है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में m का टर्म आता है, पोटेंशियल एनर्जी में m का टर्म आता है, काइनेटिक एनर्जी में m आता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में m आएगा। अब जब हम A के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ये सारे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कॉमन आकर के। इसी तरह से B के लिए इक्वेशन लिखेंगे तब भी B के सारे m भी सब में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन जो है हमारी m उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी A और B की सेम ना भी हो, बट फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो सेम होगी, V इनिशियल एंड V फाइनल सेम होगा। सॉरी, V इनिशियल एंड फाइनल नहीं, VA एंड VB सेम होगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी फॉर A एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर B, ये जो आएगी वो हमारी सेम आएगी, ठीक है। एक तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि A और B, देखो जब ये A हमारा ऊपर जा करके लौटेगा और जहाँ B ने स्टार्ट करी थी जर्नी, वहाँ से जब ये नीचे आ रहा होगा तो A की भी स्पीड क्या होगी, A जिस स्पीड से ऊपर थ्रो किया था, सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर जब वो लौट के आ रहा होगा तो उसकी भी वेलोसिटी u होगी। तो A और B आर नॉट डिफरेंट व्हेन दे आर क्रॉसिंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन और टॉप ऑफ द टावर,
ठीक है। टॉप ऑफ द टावर वाली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर जब वो दोनों हैं तो दोनों ही सेम स्पीड से डाउनवर्ड जा रहे हैं। जब दोनों सेम स्पीड से डाउनवर्ड जा रहे हैं तो फिर फाइनली वो पहुंचेंगे भी डाउनवर्ड, फाइनल स्पीड सेम से। ठीक है, तो फाइनल स्पीड सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर टाइम पूछता कि टाइम बताओ किसका ज़्यादा लगा, तो ऑफ कोर्स ए का ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक ने एक्स्ट्रा टाइम कवर लिया है टू रीच बैक टू दी पोजीशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, तो ए को उतना एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। बाकी अगर ए को लौट करके जब वो बी की पोजीशन पर आया उसके बाद पूछा जाए कितना टाइम लगेगा, तो जितना बी ने टाइम लिया होगा उतना ही ए ने भी टाइम लिया होगा उस पोजीशन के बाद। ठीक है, जब वो लौट के टॉप ऑफ द टावर वाली हाइट पर से आ गया है उसके बाद उसका मोशन एग्जैक्टली सेम है बी के जैसा है। ठीक है, तो दिस वाज द डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद सभी ने गड़बड़ किया है। पहली चीज़ तो इसमें सिचुएशन पहले समझो क्या गिवन है। दिस इज द योर टोटल जर्नी। टोटल जर्नी में ये हमारे कुछ टाइम इंटरवल्स हैं। ठीक है, दिस टाइम इंटरवल इज T1, दिस टाइम इंटरवल इज T2, दिस टाइम इंटरवल इज T3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में और क्या गिवन है? टाइम इंटरवल T1 में एवरेज वेलोसिटी V1 है, एवरेज वेलोसिटी V2 है, एवरेज वेलोसिटी V3 है। ठीक, अब तुमसे कुछ रेशियोज पूछे गए हैं। अगर तुम चेक करो तो रेशियो या तो क्या है V3 माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V1 है, या इसका रेसिप्रोकल है जो कि डी पार्ट में है। ठीक है, डी पार्ट में भी टर्म्स यही है, बस रेसिप्रोकल हो गया है। ठीक, V2 माइनस V1 न्यूमरेटर में आ गया है, V3 माइनस V1 डिनोमिनेटर में चला गया है। यानी बेसिकली तुमको यही रेशियो है जो फाइंड करना है। ठीक है, चारों ऑप्शन में ये चीज़ कॉमन है। LHS इज ऑलमोस्ट कॉमन, ABC में तो बिल्कुल ही सेम है और डी में उसका रेसिप्रोकल है। तो इसको सॉल्व करके निकालना है। अब ये जो V3 है V1 है ये एवरेज वेलोसिटी है, इट इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम। तो अब ये कैसे निकाला जाए? देखो जी, ये हमारा एज्यूम करते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग हुई थी वो वेलोसिटी U1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हमारा U2 वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द टाइम T1। तो U1 U2 आर इंस्टेंटेनियस स्पीड्स। फिर T2 इंटरवल के बाद आ गए U3 स्पीड पर और फाइनली पहुंच गए U4 पर। ठीक है, अगर मुझे U2 को U1 के टर्म्स में लिखना है एंड लेट अस एज्यूम द एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज a, ये हमने अपने तरफ से एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन में सब नहीं गिवन है बट हमें अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ रहा है। तो ये बताओ क्या हम U2 को U1 के टर्म्स में लिख सकते हैं? U2 इज इक्वल टू U1 प्लस a T1 लिख सकते हैं। यस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये U2 हमारा V हो गया, V इक्वल टू U प्लस AT। अगर मुझे U3 लिखना हो तो U3 को मैं U1 के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो U1 प्लस A टाइम्स कितना इंटरवल के बाद U3 हुआ है? U3 T1 प्लस T2 के बाद हुआ है, अगर मैं U1 से कंपेयर कर रहा हूँ। तो U1 से T1 एंड T2 टाइम इंटरवल के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? U3 हो जाएगी। लेकिन तुम इसी को U3 को ऐसे भी लिख सकते हो U2 के टर्म्स में, U2 प्लस A टाइम्स T2। ठीक है, U2 के बाद T2 टाइम इंटरवल के बाद वेलोसिटी U3 है। सिमिलरली U4 को तुम अगर U1 के टर्म्स में लिखना चाहो तो तुम्हारा टाइम इंटरवल T1 प्लस T2 प्लस T3 होगा, और अगर तुम इसको U2 के टर्म्स में लिखना चाहो तो U2 प्लस A टाइम्स T2 प्लस T3 होगा। एंड अगर इसको U3 के टर्म्स में लिखना चाहो तो U3 के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा U3 प्लस A टाइम्स कौन सा टाइम? U3 के बाद ओनली T3 टाइम इंटरवल है तो T3। ये बात समझ में आ गई, U1 U2 U3 में रिलेशन, U4 में रिलेशन। अब हम ये U में हम क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि V को हम अब U के टर्म्स में लिखेंगे। अच्छा, अब ये देखो V क्या है? V1 इज योर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन U1 एंड U2। और तुम्हें याद होगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हमने डिराइव किया है कि V एवरेज इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 होता है। ये जनरल फॉर्मूला नहीं है एवरेज का। ठीक है, ये चीज़ मैंने कई बार क्वेश्चन दिया है कि एवरेज के लिए ऐसे अरिथमेटिक की तरह नहीं करना है कि ऐड करके अपॉन 2 कर दिया, बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में दिस इज वैलिड। तो U प्लस V अपॉन 2 अगर इस चीज़ कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करूँ तो ये बताओ कि V3 क्या हो जाएगा?
नहीं, वी वन क्या हो जाएगा, वी वन इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन यू वन एंड यू टू, तो दिस विल बी यू वन प्लस यू टू अपॉन टू। ठीक है, वी टू क्या हो जाएगा, वी टू हो जाएगा यू टू प्लस यू थ्री अपॉन टू। वी थ्री क्या हो जाएगा, वी थ्री विल बी यू थ्री प्लस यू फोर अपॉन टू। ठीक है, दिस इज यू फोर अपॉन टू। यहाँ तक समझ में आ गया। तो फिर अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या किया जाए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो वी थ्री वी वन यहाँ रखना है, वी थ्री माइनस वी वन। ठीक, क्या होगा, वी थ्री माइनस दिस इज वी थ्री, दिस इज वी वन। एक काम करें, इस पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू वी थ्री माइनस टू वी वन अपॉन टू वी टू माइनस टू वी वन। ठीक है, और यहाँ से सारे टू इधर ले जाओ लेफ्ट साइड में, टू टू, तो टू वी वन क्या हो गया, यू वन प्लस यू टू। ठीक है, टू वी थ्री क्या हो गया, ये वी थ्री है, तो टू वी थ्री क्या हो जाएगा, टू वी थ्री विल बी यू थ्री प्लस यू फोर, यू थ्री प्लस यू फोर। ठीक है, तुम लोग देखो मैं किस तरह से कैलकुलेशन में इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, टू से मल्टीप्लाई किया, सिंपल हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, हम लोग क्या क्या हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन अवॉइड हो जाए। ठीक है, जितना सिंपल हो जाए कैलकुलेशन उतना सिंपल। वी वन इज यू वन प्लस यू टू अपॉन टू वी टू, वी टू कहाँ पर है, यू टू प्लस यू थ्री माइनस वी वन, तो यू वन प्लस यू टू। ठीक, अच्छा अब आगे बात करते हैं अब देखो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, यू थ्री माइनस यू वन, यू थ्री माइनस यू वन कहाँ से निकालेंगे, देखो अभी हमने यहाँ पे लिखा था यू थ्री लिखा था, अगर मैं यू वन को लेफ्ट साइड में ले जाऊँ तो यू थ्री माइनस यू वन आ जाएगा, अगर मुझे यू टू माइनस यू वन चाहिए होगा तो यहाँ से आ जाएगा, यू फोर माइनस यू वन चाहिए तो यहाँ से, यू फोर माइनस यू टू चाहिए तो यू टू को लेफ्ट साइड ले आके, यू फोर माइनस यू थ्री चाहिए तो यू थ्री माइनस ले आके। ठीक है, तो हमें मिलेगा ए इंटू टाइम इंटरवल, जो भी जिस वेलोसिटी से कंपेयर कर रहे हो वो वाला टाइम इंटरवल। ठीक है, आप देखो ये डायग्राम सामने रखते हैं, इस डायग्राम को का हम हेल्प लेंगे अभी करने के लिए। ठीक है, तो तुमको देखना है यू थ्री माइनस यू वन, तो यहाँ पे यू थ्री देखो, दिस इज यू थ्री एंड दिस इज यू वन, यू थ्री माइनस यू वन करोगे तो ए इंटू वाट इंटरवल, टी वन प्लस टी टू। ठीक, तो यहाँ पर ए इंटू टी वन प्लस टी टू माइनस, अब यू फोर को यू टू से डिफरेंस लेना है, U4 और U2 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये U2 है ये U4 है, तो T2 प्लस T3 है। ठीक है, तो माइनस ए नहीं माइनस क्यों, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि U3 माइनस U1 एक टर्म हो गया और प्लस U4 माइनस U2 एक टर्म हो गया, तो प्लस U4 माइनस U2, तो U4 माइनस U2 में T2 प्लस T3 हो गया। ठीक, होल अपॉन U2 प्लस U3, देखो U2 माइनस U1 करते हैं, U2 माइनस U1 का टर्म है उसमें क्या होगा, U2 माइनस U1 में केवल AT1 आएगा, AT1 आया। ठीक है, प्लस U3 माइनस U2 माइनस U2 में ओनली AT2 का टर्म आया। ठीक है, A सबका कैंसिल, A ठीक है, ये इंडिविजुअली कैंसिल नहीं हुआ है, बाहर कॉमन निकाल के फिर ए कैंसिल हुआ है। ठीक है, ये मैं सोचना कि बच्चे से मिस्टेक करते हैं, वैसे मैंने ये कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब इनको ऐड किया तो T1 प्लस 2T2 प्लस T3, T1 प्लस 2T2 प्लस T3, और डिनोमिनेटर में क्या है, T1 प्लस T2 है। अंडरस्टूड, आंसर देखो, तुम्हें V3 माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V1 चाहिए था, तो हमारा आंसर जो आ रहा है उसमें T1 प्लस 2T2 प्लस T3 कहाँ पर आया, V3 माइनस V1 की साइड में आया, और V2 माइनस V1 की साइड में T1 प्लस T3। अब यहाँ पे आंसर देख लो, पहला ऑप्शन नो, दूसरा नो, तीसरा हो सकता है, बट V3 माइनस V1 की साइड में T1 प्लस 2T2 प्लस T3 ओके मैच कर रहा है, V2 माइनस V1 की साइड में T2 माइनस T1 ऐसा है, नो, T2 प्लस T1 है, यानी कि आंसर नंबर डी करेक्ट हुआ। ठीक, आया समझ में, आंसर नंबर डी हमारा मैच कर गया, रेसिप्रोकल है तो ये नीचे पहुंच गया और ये टर्म ऊपर आ गया। अच्छा, इसको करने का और शॉर्ट मेथड, बड़ा लंबा हो गया था ये, इसको करने का शॉर्टकट देखो भाई, एक चीज पहचानो,
ये एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होता है क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने के लिए। अगर यहाँ वेलोसिटी u1 है, यहाँ वेलोसिटी u2 है, ये वेलोसिटी u3 है, ये वेलोसिटी u4 है, टाइम इंटरवल्स t1, t2, t3 हैं, तो ये जो हमने u1 और u2 को ऐड करके हाफ किया, तो बिकॉज दिस वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इज लीनियर। सपोज ये मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो ये u1 स्पीड और यहाँ पर u2 स्पीड, ठीक। तो मुझे जो u1 प्लस u2/2 मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? बिल्कुल इसके मिडिल में मिलेगा। u1 प्लस u2/2 बिल्कुल मिडिल में मिलेगा। और यहाँ अगर मैं ले जाऊँ, ये सपोज हमारा ज़ीरो टाइम है और ये टाइम हमारा t1 है, तो ये कौन से टाइम पर ये स्पीड रही होगी? ये t1/2 पर रही होगी। एग्रीड? यहाँ तुम बीपीटी लगा सकते हो 10th क्लास की थ्योरम, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल से देख सकते हो कि यहाँ ये मिड पॉइंट है, तो ये इधर चल के ये मिड पॉइंट होगा, फिर इधर ये चल के ये मिड पॉइंट होगा और ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये t1/2 हो गया। और ये कौन है? दिस इज योर v एवरेज। तो मैं v एवरेज को ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि इफ a इज यूनिफॉर्म देन during the interval of this t1, average velocity is the instantaneous velocity at the mid of the time, ठीक है। इस टाइम इंटरवल का एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टाइम जो होगा, मिडिल होगा, वहां पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल इंटरवल। सिमिलरली u2 और u3 के बीच में एग्जैक्टली मिडिल टाइम में ये t2 इंटरवल है, उसका मिडिल टाइम, वहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो v2 होगी। सिमिलरली यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में जो वेलोसिटी होगी वो v3 यानी एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये टाइम इंटरवल t3 है, ठीक। तो मैंने एवरेज वेलोसिटीज को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर लिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि जब ये इंस्टेंटेनियस हो गए तो तुम v2 माइनस v1 डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, v2 माइनस v1 जब डायरेक्ट लिखेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके, कौन सा फॉर्मूला? जस्ट ए मिनट, v इक्वल टू u प्लस at लगा रहे हैं, ठीक है। और v फाइनल वेलोसिटी में लिख रहा हूँ v2, ठीक है, v2 माइनस v1, ठीक। अगर ये फाइनल ले रहे हैं और ये इनिशियल ले रहे हैं v1 को, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू a इंटू टी लिखना चाहिए। और टाइम कौन सा लेंगे? a इंटू टी। तो टाइम हम लेंगे ये इंटरवल प्लस ये इंटरवल, और ये दोनों क्या है? ये t1 का हाफ है, t1/2 है, और ये क्या है? ये t2/2 है, ठीक। समझ में आई बात? तो मैं t1/2 और प्लस t2/2 ले लूँ, t1/2 प्लस t2/2, ओके। अच्छा, v3 माइनस v1 भी चाहिए था हमें जो निकालना है उसमें, तो v3 यहाँ पर है और v1 ये है, तो v3 और v1 में डिफरेंस के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, t2/2 एंड फिर लास्ट में t3/2, ठीक। तो अब टोटल एडी तुम्हारा टाइम कितना ऐड होगा? t1/2, t2/2, t2/2, t3/2, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ, a/2 बाहर ले लेते हैं, इसको भी a/2 बाहर कर लो, तो ये t1 प्लस t2 था, और जब हम यहाँ a/2 करेंगे तो ये हो जाएगा t1 प्लस 2t2 प्लस t3। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2t2 क्यों हो गया? क्योंकि t2/2 दो बार है, जबकि t1/2 और t3/2 एक ही बार है, ठीक है। तो a/2 यहाँ बाहर ले लिया, a/2 यहाँ बाहर ले लिया। अब यहाँ से देखो कि अगर मैं v2 माइनस v1 अपॉन v3 माइनस v1 लिखूँगा, तो ऊपर क्या आएगा? t1 प्लस t2 आएगा, और नीचे क्या आएगा? नीचे t1, a/2 तो कैंसिल हो गया ना, तो नीचे क्या आएगा? t1 प्लस 2t2 प्लस t3। कितना फास्ट हो गया, ठीक है। और फास्ट करा जाए इसको, और फास्ट करते हैं। अगर मैं देखो, जब तुम्हें रेशियो चाहिए होता है तो तुम अपने से इसको एज्यूम कर लो। एक सेकेंड में ज़रा डायग्राम यहाँ बहुत क्राउडेड हो गया है, थोड़ा सा राइट में जाते हैं। हाँ, इस डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ। ये क्या है? अब मैं यू नहीं लिख रहा, चलो
ठीक है, यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वी लिखते हैं। इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है। थोड़ा सा और स्पेस ले लिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक किया, ठीक। ये हमारा इस ब्रेक में मेरे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मिडिल पॉइंट है, ठीक। यहाँ पे स्पीड v1, यहाँ पे स्पीड v2, यहाँ पे स्पीड v3, ठीक। अच्छा, अब ये जो टाइम था पूरा कौन सा, दिस होल टाइम was t1, this whole time was t2, this whole time was t3। अगर मैं देखो, ये मैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें जो है बता रहा हूँ कि ऐसे तुम सोच सकते हो। अगर मैं इस पूरे टाइम इंटरवल सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो रेशियो में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सारे टाइम इंटरवल को मैंने ट्वाइस ले लिया, तो उससे क्या हो गया, ये टाइम t1 हो गया, ये टाइम t2 हो गया, ये टाइम t2 हो गया और ये टाइम t3 हो गया, ठीक। तो अब तुमको मैं बोलूँ कि बताओ v2 माइनस v1 अपॉन v3 माइनस v1 करना है, ठीक है। तो तुमको ये तो पता है कि v2 माइनस v1 में a इंटू टाइम इंटरवल आएगा, v2 माइनस v1 में कौन सा टाइम इंटरवल आएगा, t1 प्लस t2 आएगा, ठीक है, t1 प्लस t2। और v3 माइनस v1 में क्या आएगा, तो उसमें ये सारा टाइम ऐड हो जाएगा, तो t1 2t2 t3, ठीक। तो a टाइम्स t1 प्लस 2t2 प्लस t3, ठीक। a से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया, सेम आंसर, ठीक है। तो जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तुम ऐसे फास्ट कर पाओगे। अब देखते हैं तुम लोग कितना सीखे, ठीक है। अब मैं यही क्वेश्चन में तुमसे जो रेशियो पूछ रहा हूँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसी में रेशियो चेंज कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में सब कुछ v1 v2 सब वही मीनिंग है, बस मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। v3 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v1, ये बताना है, व्हाट विल बी दिस रेशियो। चलो अब नीचे जरा डायग्राम देखो, फिर से ओरली बताओ, सोचो जरा। v3 माइनस v2 कहाँ है, ये v3 है, ये v2 है। कितना टाइम इंटरवल, t2 प्लस t3, t2 प्लस t3 अपॉन v2 माइनस v1, कितना टाइम इंटरवल v2 और v1 के बीच में, t2 एंड t1, ठीक है। तो t2 प्लस t1, काम खत्म, आंसर रेडी, ठीक है। कितना फास्ट हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे इसी में कुछ और पूछूं, बताओ कि v3 माइनस v2 अपॉन v3 माइनस v1, ठीक है, इसका आंसर बताना है। तो v3 माइनस v2, 3 एंड 2 के बीच में कितना इंटरवल, t2 प्लस t3, और v3 माइनस v1 में t1 प्लस 2t2 प्लस t3, ठीक है। तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया कैसे फास्ट करना है कैलकुलेशन। जो क्वेश्चन तुमने अभी आधे घंटे में भी नहीं कर पाए थे वो क्वेश्चन यहाँ पे फास्ट हो जा रहा है। चलो, तो ये डिस्कशन हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं अब। बोगी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अ बोगी ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन इज सडनली डिटैच्ड फ्रॉम ट्रेन एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। ये तो बड़ा मतलब नेचुरली सी चीज़ है ना, कि ऐसा अगर हो गया, कई बार ऐसा रेलवे में एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कि ट्रेन चल रही थी, कपलिंग उसकी ब्रेक हो गई और आधी ट्रेन तो इंजन के साथ चली गई और आधी ट्रेन रह गई पीछे, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, ग्राफ बना रहा हूँ इस मोशन का। सब लोग अपना अपना कॉपी में कोशिश करो इसका ग्राफ बनाने की, ग्राफ से बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। मैं ग्राफ से बता रहा हूँ इसको। यस, यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन है, यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन का ग्राफ कैसा बनेगा, मेरे ये ग्राफ में बना रहा हूँ v वर्सेस t, ठीक है, v वर्सेस t। तो यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन थी तो उसकी तो स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट में ऐसे बन गया, ठीक। अच्छा,
अब दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, किसका, जो बोगी इसकी डिटैच हो गई है वो कांस्टेंट डिसेलरेशन से चलेगी। ठीक है, सपोज इतने टाइम में ये फाइनली इसकी वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस बोगी को इनिशियली तो उसकी ट्रेन के बराबर स्पीड थी तो वहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियली स्पीड u से स्टार्ट किया। ठीक है, और फाइनली क्या किया, इनिशियली स्पीड जो ट्रेन की स्पीड थी वही u दे दी मैंने बोगी को, और फाइनली एट द एंड ऑफ टाइम t उसकी स्पीड क्या कर दी, 0 कर दी। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि जो ट्रेन का जो डिस्टेंस चला हुआ है वो कैसे पता लगेगा वीटी ग्राफ में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो ये मेरा जो पिंक कलर है, पिंक कलर किसका मोशन बता रहा है, वो ट्रेन या इंजन का बता रहा है जो कि आगे चली गई, और ये उस वाले डिटैच्ड बोगी का बता रहा है। ठीक है, बोगी, अरे भाई एक सेकेंड, चलो इसको मान लो बोगी लिखा हुआ है। ठीक है, बी लिख दे रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अब ये डिस्टेंसेस का तुम्हें क्या पूछा है, कुछ रेशियो पूछा है ना, फर्स्ट विल बी 1/4 ऑफ, फर्स्ट विल बी हाफ ऑफ द, बोथ विल बी इक्वल, रेशियो पता करना है। तो ये बताओ कि ट्रेन का जो ग्राफ है उसके नीचे का एरिया और बोगी का ग्राफ है उसके नीचे का एरिया, इनमें कोई रिलेशन है? यस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोगी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन अपॉन 2, ऐसा ही तो होगा। क्यों? क्योंकि ये तो डायगोनल है, डायगोनल किसी रेक्टेंगल के एरिया को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, तो ये आ गया आंसर। कौन सा आंसर हुआ? फर्स्ट विल बी हाफ ऑफ द सेकंड। ठीक है, फर्स्ट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोगी, सेकंड मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। ठीक है, तो ये हो गया हाफ, तो दिस इज द आंसर। अब मेरा एक इसमें तुमसे क्वेश्चन है, ये जो बोगी है, एक मैं दो ट्रेन की बात कर रहा हूँ, दोनों ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। ठीक है, ये जो 100 किलोमीटर ट्रेन नंबर ए, ट्रेन नंबर बी, ठीक है, दोनों 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। ट्रेन नंबर ए की जो बोगी डिटैच हुई, उस बोगी के व्हील्स में फ्रिक्शन जो है बहुत कम था। ठीक है, इट वाज वेल ऑयल्ड बोगी। ठीक है, इसके व्हील्स बहुत ही अच्छे से मेंटेन थे, इट हैड वेरी लेस फ्रिक्शन। दूसरी ट्रेन नंबर बी, ठीक है, वो ट्रेन में जो बोगी थी दैट वाज नॉट वेल मेंटेन्ड, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन था, बहुत समय से उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया था। ठीक है, तो उस बोगी में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा था। अब ये बताओ कि दोनों ट्रेन में वो जो बोगीज़ हैं उनकी डिटैच हुई, तो ये जो आंसर है क्या दोनों के लिए ट्रू है? एक बोगी है उसमें ये जो डिसेलरेशन है ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसका स्लोप ये बहुत ज़्यादा स्टीपली डाउन होगा। सपोज मैं चलो यहाँ पे ही बना देता हूँ, मेरे दूसरी बोगी जो है, दोनों के मैंने ट्रेन की इनिशियल स्पीड सेम लिया तो वो तो ट्रेन का ग्राफ तो सेम बन रहा है, लेकिन एक दूसरी बोगी मैंने लिया, उस दूसरी ट्रेन का जो, चलो मैंने यहाँ बी लिखा हुआ है ना, तो बी फॉर ट्रेन नंबर बी। अब ट्रेन नंबर ए मैंने वो लिया था जिसका कि बहुत अच्छा था, ठीक है, जिसमें कि फ्रिक्शन बहुत कम था, तो दैट वाज अ वेल मेंटेन ट्रेन। तो मैं उस वाले ट्रेन के लिए एक और ग्राफ बना देता हूँ। पहले तो इस ट्रेन को मैं आगे बढ़ा लूँ, ठीक है, क्योंकि ये आगे बढ़ती जाएगी थोड़ा सा और, ठीक है ना, ये ट्रेन तो चलती जा रही है, दोनों ट्रेन में कोई लिमिट नहीं है, वो तो जानी ही है आगे। ठीक है, अब मैं बोगी नंबर 2 बना रहा हूँ, बोगी ऑफ ट्रेन ए बना रहा हूँ। ठीक है, वो ऐसे गई। ठीक, ये है ट्रेन नंबर ए। ठीक, ट्रेन ए में भी वही रिलेशन रहेगा क्या? तो आंसर है यस, आंसर है यस, वही रिलेशन रहेगा। क्यों वही रहेगा? सोचो, बी जो कंपेयर हो रहा है, बी का डिस्टेंस वो किससे कंपेयर हो रहा है? वो हो रहा है ट्रेन के मोशन से अप टू द पॉइंट जहाँ पे बी स्टॉप हुआ, ट्रेन वहाँ तक का, तो वहाँ तक का वो हाफ चली, भले उसमें ब्रेक में फ्रिक्शन ज़्यादा था। ठीक है, और जो ट्रेन नंबर ए की बोगी है, ट्रेन ए की बोगी में देखो स्लोप मैंने कम बनाया है, वो ज़्यादा दूर तक जा कर के स्टॉप हुई, तो वहाँ कंपेयर हुआ ट्रेन का मोशन अप टू दैट पॉइंट, तो ट्रेन वहाँ ज़्यादा चली, उसका हाफ डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो जो बोगी ट्रेन ए की जो बोगी थी, वेल ऑयल्ड अच्छी सी बोगी थी जिसमें कि फ्रिक्शन कम था, उसने डिस्टेंस ज़्यादा चला कंपेयर टू बोगी ऑफ ट्रेन बी, वो ज़्यादा डिस्टेंस चल रही है
और उसमें केस में मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ कुछ, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये एरिया, दिस इज द एरिया विच इज कवर्ड बाई द बोगी ऑफ ट्रेन ए। तो ये एरिया अपने ट्रायंगल का हाफ है। अपना ट्रायंगल मतलब ट्रेन का मोशन अप टू दैट पॉइंट, जब तक कि बोगी ए स्टॉप नहीं हो जाती, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए सेम रिलेशन लगेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन 4 में मैंने क्या डिस्कस किया? क्वेश्चन 4 में ये डिस्कस किया कि चाहे कितना भी डिसलेरेशन हो, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बोल सकते हो कि मास कुछ भी हो, चाहे एक बोगी डिटैच हुई हो या दो बोगी डिटैच हुई हो या इंजन को छोड़ के पूरी ट्रेन डिटैच हो गई हो, सबके लिए ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है, कि जो इंजन चला जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, उसके कंपैरिजन में पीछे वाला पार्ट हाफ चलेगा अप टू द पॉइंट वेयर द रिमेनिंग पार्ट जो पीछे वाला है वो स्टॉप हो जा रहा है। उस मूवमेंट तक में इंजन का डिस्टेंस और उन बोगीज का जो डिस्टेंस होगा उनमें 2:1 का रिलेशन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? The acceleration of moving body can be found from, ये तो सबने किया होगा भाई। एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ से आता है, बट एरिया से नहीं आता है, वीटी ग्राफ के स्लोप से आता है। तो कहाँ पे देखें? अच्छा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ से नहीं आता है, क्रॉस कर दिया। एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से नहीं आता है, क्रॉस कर दिया। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन नहीं आता, क्रॉस कर दिया। अब इसको देखते हैं। तो हमें तो पता था कि वीटी ग्राफ के स्लोप से आता है, बट ये क्या है? वीटी ग्राफ का स्लोप नहीं है, ये तो स्लोप ऑफ वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ है। तो वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ का क्या मतलब हुआ? वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ, ये अगर मैं बनाऊं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, तो कौन सा रिलेशन है जो कि उनको रिलेट कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और इसको तुम वी स्क्वायर को क्या मान ले रहे हो? वाई ले रहे हो, और एस को क्या ले रहे हो? एक्स ले रहे हो। तो और यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, तो इसको सी कर देते हैं। तो 2a क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2a विल बी योर स्लोप, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने एक तुम लोगों को शुरू में पढ़ाया हुआ है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m इज दी स्लोप, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, अभी तुम जस्ट फॉर ग्रांटेड ले लो कि अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं तो जो ग्राफ होता है y वर्सेस x का स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि लीनियर है, और लाइन का स्लोप होता है x का जो कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मैं कंपेयर करूँ तो स्लोप इज 2a। तो अगर मैं स्लोप में 2 से डिवाइड कर दूँ तो स्लोप का जो हाफ होगा दैट विल बी एक्सेलरेशन। तो यस, एक्सेलरेशन कैन बी फाउंड फ्रॉम, तो स्लोप को निकाल के, एग्जैक्टली स्लोप तो नहीं है एक्सेलरेशन, बट स्लोप को निकाल के हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आंसर सी इज करेक्ट। आई बात समझ में? तो इस तरह से भी थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6, वाटर ड्रॉप्स फॉल at regular interval from a tap which is 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. तुमने कभी देखा है वाटर टैप लीक करते हुए, टप टप करते हुए, गिरता हुआ? तो वो दोबारा सपोज दिस इज द ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द टैप, ये ड्रॉप नीचे गिरी, ठीक है। ये ड्रॉप जब कहीं बीच में थी तो उस समय सेकंड ड्रॉप निकली यहाँ से। अब सेकंड ड्रॉप भी स्टार्ट हुई और जो फर्स्ट ड्रॉप थी वो और नीचे पहुँच गई, और सेकंड ड्रॉप कहाँ पहुँची? यहाँ पहुँच गई, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट ड्रॉप, दिस इज़ द सेकंड ड्रॉप, और अब थर्ड ड्रॉप यहाँ इमर्ज हो गई, ठीक है। पहले केवल एक ड्रॉप थी, फिर वो ड्रॉप नीचे पहुंची थोड़ा सा मिडिल ऑफ द जर्नी में, फिर उसके बाद वो बॉटम पहुंच गई। तो अब ये इस समय जिस समय थर्ड ड्रॉप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है उस समय का पिक्चर है। अच्छा, इनमें एक चीज़ दी हुई है, दे आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम टैप, ठीक है। वो टाइम इंटरवल हमें नहीं पता है कितने टाइम पर वो स्टार्ट हो रही है, बट सपोज एक टाइम ले लेते हैं T0 इज़ दैट इंटरवल।
तो फर्स्ट ड्रॉप जब निकली स्टार्ट हुई उसके बाद टी नॉट के बाद सेकंड ड्रॉप निकली, तो उस समय फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे रही होगी जहाँ भी सेकंड है। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ड्रॉप्स इन टाइम टी नॉट। ठीक, और फिर उस टी नॉट के अगेन टी नॉट के बाद थर्ड ड्रॉप निकली है, तो उस समय फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुँच गई है। तो फर्स्ट ड्रॉप ने कितने टाइम में टोटल डिस्टेंस कवर किया है? 2 टी नॉट टाइम में। 2 टी नॉट टाइम में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। सेकेंड ड्रॉप इस समय कितनी हाइट पर है ये पूछा गया है। अच्छा, एक चीज़ और दी हुई है कि टोटल हाइट जो है वो 5 मीटर की है। दिस टोटल हाइट इज 5 मीटर। ठीक, थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन बना देते हैं। 5 मीटर। ठीक, ड्रॉप नंबर 3, ड्रॉप नंबर 2, ड्रॉप नंबर 1। ठीक, अच्छा तो कैसे करना है इसको, सोचो ज़रा। ड्रॉप तुम्हारी हमारी स्टार्ट हुई है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 2 टी नॉट टाइम में। क्या हम निकाल सकते हैं टाइम? किसी ड्रॉप को h मीटर ड्रॉप होने में कितना टाइम लगता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला √2h/g, वैल्यू पुट करो। 2 इंटू h कितना? h कितना है? 5 मीटर है। g कितना? 10। क्या आ गया? 1 आ गया। 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज व्हाट? 2 टी नॉट। तो टी नॉट जिस इंटरवल के बाद ड्रॉप्स निकल रही हैं दैट इज 0.5 सेकेंड, हाफ सेकेंड। ठीक है, हाफ सेकेंड पर वो ड्रॉप्स निकल रहे थे। अब पूछा क्या है? पूछा है कि सेकेंड ड्रॉप कितनी हाइट पर है, ये वाली हाइट पूछी है। ठीक है, कितनी हाइट पर है सेकेंड ड्रॉप जिस मोमेंट थर्ड ड्रॉप निकल रही है। हाइट फ्रॉम ग्राउंड पूछा है, ये ध्यान रखना, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है सेकेंड ड्रॉप का। ठीक है, हाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे ये अंडरग्राउंड नहीं, यहाँ पे देखो, हाउ फार अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड यानी ग्राउंड से तुमसे डिस्टेंस पूछा है तो ये हाइट निकालनी है। अच्छा ये बताओ, टोटल हाइट मुझे 5 मीटर पता है और थर्ड ड्रॉप से सेकंड ड्रॉप के बीच का जो हाइट है वो निकालना इजी है कि सेकंड और फर्स्ट के बीच का निकालना इजी है? अगर मैं ये देखूँ कि सेकंड ड्रॉप कितने टाइम ट्रैवल करी होगी तो टी नॉट टाइम यानी 0.5 सेकेंड। तो सेकंड ड्रॉप ने स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से 0.5 सेकेंड में कितना चला है ये निकालने का क्या फॉर्मूला है? टाइम टी में ड्रॉपिंग फ्रॉम द रेस्ट, वो h निकालने का क्या फॉर्मूला है? हाफ g/t²। ठीक, ये ज़्यादा इजी है। हम 2 से 1 की निकालेंगे वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 2 पर हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले, फिर स्पीड निकाल करके फिर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इन टाइम 0.5 सेकेंड। तो हम क्या कर रहे हैं? हाफ g/t² ऐसे कर लेते हैं। तो हाफ g/t² 0.5 के बजाय उसको क्या कर दें? 0.5 की जगह पे उसको 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, 1/2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 10/8 आ गया। ये 10/8 क्या होता है? 1.25 मीटर। अब ये हाइट कौन सी? अब ये याद रखो, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये हाइट तो आई है जो ऊपर वाली हाइट है। ठीक है, ऊपर वाली हाइट, इसको मैं h1 बोल दे रहा हूँ, दिस इज h1। ठीक, ये h1 आया है और हमें कौन सा चाहिए? हमें h2 चाहिए। तो h2 कैसे मिलेगा? h2 विल बी कैपिटल H माइनस h1। वट इज कैपिटल H? 5 मीटर माइनस 1.25 मीटर। आंसर क्या हो गया? 3.75 मीटर। ठीक है, चलो ये हमारा आंसर हो गया। इसको करने का कोई शॉर्टकट है क्या? इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। और ये तो मैंने पूरी कैलकुलेशन से बताया, पूरी कैलकुलेशन से करना भी ज़रूरी है क्योंकि जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइम चल रहा है उस समय तुम्हें सारा कुछ करना चाहिए। इसको करने के लिए देखो एक काम करते हैं, अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें ये पता चला था कि जो टोटल हाइट है कैपिटल H दैट वाज प्रोपोर्शनल टू, या अगर मैं रिलेशन देखूं टाइम के साथ रिलेशन, तो टोटल हाइट का टाइम से रिलेशन अभी हमारा देखो, अभी हमने जस्ट यहाँ पे किया था h = हाफ g/t² किया था। ये h = हाफ g/t² ये किया था अभी।
तो यहाँ पे h और टाइम में क्या रिलेशन था, प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। हाइट फॉलन, ठीक है, हाइट अबव द ग्राउंड नहीं, हाइट फॉलन इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक, अब ये देखो कि जो 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 सेकेंड ड्रॉप है वो कितना हाइट फॉल करी है, वो h2 हम निकाल रहे हैं, तो वो कितने 0.5 सेकेंड अभी तक चल चुकी है, तो 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1/4 लिख देते हैं इसको। ठीक है, हमेशा हम कोशिश करो कि फ्रैक्शन में वर्क करो, तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/4। और जो 5 मीटर हाइट है वो कितने टाइम में गिरा हुआ है, 5 मीटर की कैपिटल एच, वो कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो 1 का स्क्वायर। इनका रेशियो ले लो, इनका रेशियो ले लोगे तो h2/5 मीटर इज इक्वल टू 1/4 आया, यानी कि h2 की वैल्यू आ गई 5/4, 1.25 मीटर। अब तुम्हें ये h2 तो हाइट फॉलन है, हाइट अबव द ग्राउंड बतानी है, h माइनस h2, 5 माइनस 1.25 दैट इज 3.75 मीटर। ओके, कितना फास्ट हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने काम की चीज़ को सामने रखें। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर में हाफ जी हमारा कांस्टेंट है, तो हमें टाइम से वेरिएशन चाहिए, तो हम सीधा सीधा प्रोपोर्शनलिटी देखें कि कौन सी पावर से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जिस पावर के प्रोपोर्शनल होगा उस पावर का हम बस उसी पावर को अपने फोकस में रखेंगे। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर कर दिया 1/4, तो हमें पता लग गया कि 5 मीटर में जो टाइम लगेगा, 5 मीटर में जो टाइम लगा है, और अब हमें जो टाइम चाहिए वो 1/2 है, तो 1/2 जिस रेशियो में टाइम का रेशियो है उससे स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगी हाइट। ठीक है, तो हाइट विल बी 5/4, तो वहाँ से हमने रिमेनिंग हाइट निकाल ली। ठीक है, अच्छा, ये काम हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, जिसमें लास्ट क्वेश्चन में जिसमें 3h/4 आंसर आया था, वहाँ पे भी ऐसी कुछ था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो चुका, वाटर ड्रॉप 6 हो गया, 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विद स्पीड u at and time taken by it is capital T to reach the maximum height h. Pick out the correct statement. ठीक है, क्या है, एक बॉडी है, उसको हमने स्पीड u से थ्रो किया है, टाइम टोटल उसको कितना लग रहा है हाइट तक पहुंचने में, कैपिटल H हाइट वो पहुंच रही है। ठीक है, एंड टाइम उसको लगा कैपिटल T, ये सब कुछ गिवन है। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इट रीचेज h/2 इन t/2 सेकेंड्स, यानी यहाँ पर वेरिएशन किसका देखना है, हाइट एंड टाइम का। ठीक है, पहला हम लोग बात करेंगे हाइट वर्सेस टाइम की, फिर इट एक्वायर्स वेलोसिटी u/2 इन t/2, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का वेरिएशन। थर्ड, इट्स वेलोसिटी इज u/2 एट h/2, यानी वेलोसिटी वर्सेस s का वेरिएशन। सेम वेलोसिटी एट 2t। अच्छा, ये देखो जरा, इसको जल्दी से डिस्कस कर लिया जाए। 2t टाइम, t टाइम में ऊपर गया तो 2t टाइम में लौट के आ रहा होगा। क्या लौट के आता है तो सेम स्पीड से आता है, यस, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर वो सेम स्पीड से आया। ऑप्शन क्या है, सेम वेलोसिटी, क्या इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, नो, स्पीड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, दे कैन नॉट बी इक्वल इवन दो देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो चुका हमारा। अब हम इनकी बात करते हैं। अब ये तीनों में अभी तुम लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी लीनियर वेरिएशन होता है वहाँ पर इस एक्सिस पर जो मिडिल पॉइंट होगा वो इस एक्सिस पर मिडिल पॉइंट को करेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अगर ये मेरी वैल्यूज़ y1 एंड y2 हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ सपोज t1 एंड t2 हैं, या x ले लेते हैं, चलो x1 एंड x2 हैं, तो जो x का मिडिल पॉइंट होगा यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 जो मिडिल पॉइंट होगा, वैसे ही इस पॉइंट को हम अगर ग्राफ पे चेक करें तो ग्राफ पे उसका करस्पॉन्डिंग y विल बी y1 प्लस y2/2। ये लीनियर ग्राफ की खास बात होती है। ठीक है, तो जब भी लीनियर होगा हम लोगों को ये बड़ा इजी रिलेशन मिल जाता है कि मिडिल पॉइंट ऑफ x वेरिएबल की जो मीन वैल्यू है उस पर हमें y की भी मीन वैल्यू मिलती है, अदर किसी भी टाइप के वेरिएशन में नहीं मिलेगा। अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, कुछ क्वाड्रेटिक, पैराबोलिक या कुछ भी और है, उसमें ऐसा नहीं मिलेगा।
ठीक, तो अब चेक कर लो, यहाँ पे कुछ इसी तरह की चीज़ पूछ रहे हैं कि टाइम हाफ, तो बताओ हाइट हाफ है, टाइम हाफ तो क्या वेलोसिटी हाफ है, टाइम पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी के ग्राफ में दोनों का हाफ हाफ। तो चेक करो इन तीन में से कौन सा ग्राफ लीनियर होगा। एच वर्सेस टी, एच का फॉर्मूला पता है, एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये ऊपर से ड्रॉप होने में फॉर्मूला है, बट यहाँ तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। बट तुम ये तो सोच ही सकते हो ना कि डायमेंशनली हमें ये टी का स्क्वायर मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो कौन सा लग रहा है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लग रहा है। क्या ये लीनियर होगा? नो, टी की पावर 2 आ गई, एच की पावर 1 है, तो दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज पैराबोलिक। अच्छा, वी टी ग्राफ, v और t में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसमें हो जाएगा यहाँ पर v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दोनों लीनियर हैं, v देखो और t देखो, यस लीनियर है, तो ये दिस इज द राइट कैंडिडेट फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। v वर्सेस s, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, s की लीनियर बट v की पावर 2, दिस इज नॉट लीनियर। ठीक है, दिस इज नॉट लीनियर, केवल ये वाला है v वर्सेस t ग्राफ हमारा लीनियर है, तो यस कौन सा आंसर हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया u वर्सेस t वाला, b आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है, b आंसर हमने कितनी जल्दी फटाफट कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉडी इज फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड्स कवर्स अ डिस्टेंस s इक्वल टू दैट कवर्ड इन नेक्स्ट सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट 2 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना उसने नेक्स्ट सेकेंड यानी थर्ड सेकेंड में कवर किया है। ठीक है, फर्स्ट 2 सेकेंड का डिस्टेंस एंड लास्ट 1 सेकेंड का, टोटल 3 सेकेंड का हम टाइम कंसीडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट 2 सेकेंड में जितना कवर किया उतना लास्ट 1 सेकेंड में। ठीक है, अच्छा ये तुमको कुछ nth सेकेंड वाला जैसा लग रहा है, 1:3:5:2 ऐसे करके रेशियो रहते थे। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट 2 सेकेंड का जो सम है वो थर्ड के इक्वल है, ऐसा कैसे हो सकता है, 1 + 3 तो 4 ही बन रहा है, और ये 5 है, ये इक्वल कैसे हो गए, ये तो हो ही नहीं सकते इक्वल। फिर ये क्वेश्चन कैसे हो गया, तो देखो यहाँ पे हमें याद करना पड़ेगा कि ये जो रेशियो है ये कब आता है, ये रेशियो तब आता है जब इनिशियली 0 स्पीड से तुम्हारा बॉडी स्टार्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, बट ये यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ कहीं पे दिया नहीं है कि ये स्पीड जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 थी। ठीक है, बॉडी इज ड्रॉप्ड, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इस तरह से बॉडी इज रिलीज, ऐसा तो कोई सेंटेंस है नहीं। ठीक है, इट इज़ फॉलिंग, फॉलिंग में हमने कोई भी 3 सेकेंड उसके बीच के ले लिए जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 नहीं थी। ठीक है, तो अब हमको करना है तो ये वाला सिचुएशन तो नहीं है, फिर क्या है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको फर्स्ट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और फिर उसके बाद ये 0 हुआ, ये 2 हुआ, और ये t इक्वल्स टू 3 हुआ, यहाँ पे t इक्वल्स टू 3 हुआ, और ये इंटरवल है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड का। तो हमें इसमें जो डिस्टेंस चला गया है उस डिस्टेंस को, सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको मैं d1 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, d1। ठीक है, और ये है हमारा थर्ड सेकेंड है ना, तो इसको मैं SN में S3 बोल दे रहा हूँ, थर्ड सेकेंड। ठीक है, SN, ये टोटल हमारा 2 सेकेंड में पहला चला हुआ डिस्टेंस, और ये हमारा S3। अच्छा, तो ये D कैसे निकलेगा, D के लिए फॉर्मूला, ये तो हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एज्यूम कर लो a है, तो हमारा d1 के लिए फॉर्मूला आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, अच्छा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का होता है u प्लस a/2 2n-1, 2n-1। ठीक, इसमें हमें क्या क्या पुट करना है, तो हमें यहाँ पे तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पुट करना है, 2 सेकेंड का इंटरवल, और यहाँ पर हमें n इक्वल टू 1 सेकेंड 3 पुट करना है, क्योंकि ये थर्ड सेकेंड की बात हो रही है, S3। ठीक है, 2 से 3 जो होता है सेकेंड वो थर्ड सेकेंड होता है, n इक्वल टू 3 रखना है। ठीक है, अच्छा वैल्यू पुट कर दो ये सारी, u, ठीक है, t की वैल्यू 2u प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर 4, इधर लिखा u प्लस a/2। ठीक है, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया है क्या, फॉलिंग है, अच्छा तो a तो 10 रख दो फिर। ठीक है, a को 10 रख दो, 10 दे रखा है। ठीक, अच्छा u प्लस 10/2 2n 2 इंटू 3 -1। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 2u प्लस 20 हुआ,
इज इक्वल्स टू यू प्लस 10/2 5 हुआ, और यहाँ 3/2 माइनस 1 5 हो गया, 5 × 5 25। ठीक है, अब u को लेफ्ट साइड में ले जाओ, u इज इक्वल्स टू 20 को राइट साइड में ले जाओ 5। ठीक है, u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। बताओ, u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या किया जाए, इस u को हमें चाहिए क्या, हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द एस टोटल डिस्टेंस पूछा था। यहाँ पे देखो, अ बॉडी फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड कवर्स अ डिस्टेंस s इक्वल टू दैट कवर्ड इन द नेक्स्ट सेकेंड। ये s था फर्स्ट 2 सेकेंड का डिस्टेंस, तो ये फर्स्ट 2 सेकेंड का डिस्टेंस हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है अभी, ut प्लस हाफ at²। यहाँ पे तुम u की वैल्यू 5 डाल दो, t की वैल्यू 2 डाल दो, सॉल्व कर लो। या फिर हमने इधर निकाला हुआ है ये, ठीक है, इधर देखो ये जो टर्म है सेकंड वाला राइट हैंड साइड, वो भी तो s के इक्वल है। तो इसमें मैं देखो इसको सॉल्व करूँ, a की वैल्यू 10 रखी हुई है, 2 × 3 सब कुछ सॉल्व हो चुका है, 25 आ चुका है, बस u तो अननोन है, यहाँ पे u हमने निकाल लिया 5, ये u यहाँ पे डाल दें तो हमारा राइट साइड इवेल्यूट हो गया, कितना फटाफट इवेल्यूट हो गया। चाहे लेफ्ट साइड में डाल दो u की वैल्यू 5, ठीक है, तो u की वैल्यू 5 इसमें डालोगे तो क्या मिलेगा, ये होगा 30। ठीक है, यहाँ डालोगे 5 डालोगे तो 2 × 5 10 + 20 30। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं किया है सॉल्व करने में। लेफ्ट साइड पूरा टर्म चल रहा है, राइट साइड पूरा टर्म चल रहा है। अगर कहीं मैंने कुछ कैंसिल कर दिया होता तो फिर ये पूरा टर्म हमारा फाइनल डिस्टेंस नहीं बता रहा होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये u की वैल्यू मैंने इसमें पुट करके देख लिया कि ये 30 मीटर आ गया, तो आंसर इज s इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स, अरे 30 मीटर्स। ठीक है, 30 मीटर्स, ये समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 सबको क्लियर हो गया होगा कैसे किया हमने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून दैट इज डिसेंडिंग। इसको अब थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। A stone is dropped from a balloon that is descending at uniform acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बैलून है और ये बैलून में बास्केट है जिसमें कि वो पर्सन बैठा होगा। ठीक है, ये बैलून किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। इस नीचे जाने के मोशन में तुम्हें क्या क्या गिवन है, पहला तो तुमको एक्सेलरेशन गिवन है, डाउनवर्ड जाने में उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और क्या गिवन है, और उसका वेलोसिटी गिवन है। एट द इंस्टेंट व्हेन अ स्टोन वाज ड्रॉप्ड द स्पीड ऑफ द बैलून इज 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज, सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ रिलीज। इस पॉइंट ऑफ रिलीज से हमने स्टोन को ड्रॉप किया। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है, इसको नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सब कुछ डाउनवर्ड चीज़ें, तो कोई पॉइंट नहीं है कि हम अपवर्ड पॉजिटिव लें, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेना चाहिए जिससे कि हम नेगेटिव साइन कम से कम लगाने पड़े। ठीक, इस स्टोन के मोशन की बात करते हैं। इस स्टोन को हमने जिस समय रिलीज़ किया उस समय हम कहाँ बैठे थे, बास्केट में बैठे थे। तो हमारे हाथ की हमारी स्पीड और स्टोन की स्पीड क्या है, इनिशियली 12 मीटर पर सेकेंड है। तो u को रख देते हैं डाउनवर्ड यानी कि पॉजिटिव 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन क्या होगा, तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखें या 9.8 रखें। ठीक है, दैट इज 10 रख सकते हैं। तो क्या रखना चाहिए, 2 रखना चाहिए कि 10 रखना चाहिए डाउनवर्ड। तो हमसे डिस्प्लेसमेंट जिस ड्यूरेशन का पूछा है उस ड्यूरेशन में स्टोन कैसे मूव कर रहा है, उस ड्यूरेशन में स्टोन डाउनवर्ड मूव कर रहा है एंड इट इज़ नॉट सिटिंग इनसाइड द बास्केट, इनसाइड द बैलून। ठीक है, ये फ्री फॉल कर रहा है, ग्रेविटी के इफेक्ट में फॉल कर रहा है। तो एक्सेलरेशन इज 9.8। ठीक है, 9.8 रखो या 10 रखो, अभी मैं देखता हूँ मैंने कैलकुलेशन में 10 रखा है तो मेरा आंसर सही आया है। नहीं, 9.8 रखा है, यस 9.8 रखा है। ठीक है, 9.8 से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। नहीं तो देखो 10 भी रखोगे ना तो तुम्हारा आंसर इनमें देखो सब आंसर दूर दूर है, बहुत क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है तो आंसर तुम्हें उसके आसपास मिल जाएगा। चलो, ये UA हो गया। और क्या चाहिए, टाइम गिवन है।
10 सेकेंड आफ्टर। ठीक है, हमें क्या पता करना है, एस पता करना है। कौन सी इक्वेशन, वी मिसिंग वाली इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सोचा करो हर बार। कौन सी इक्वेशन जिसमें मिसिंग वेरिएबल के से आइडेंटिफाई करो, u 12 t 10 हाफ 9.8 10 स्क्वायर हो गया 100। ठीक, 120 प्लस 2 से 9.8 को कैंसिल करो। ठीक है, 2 से 100 को मत करना, 100 से मल्टीप्लाई बहुत इजी रहता है। 4.9 इंटू 100 490, 490 प्लस 120 610 मीटर। देख लो कौन सा आंसर मैच किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है और u से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। मैंने एक तरह से वी टी ग्राफ बनाया है। ठीक है, t और v। ठीक, पूछा है व्हाट इज द आफ्टर t सेकेंड्स, आफ्टर t सेकेंड्स, ये इंटरवल t सेकेंड्स का है। t सेकेंड्स के बाद उसकी जो वेलोसिटी जाएगी वो तो तुम लिख ही सकते हो, u प्लस ए टी। अच्छा, तो आफ्टर t सेकेंड्स व्हाट इज दी एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस इन मोशन, इस मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी हमें जब इनिशियल और फाइनल को ऐड करके अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू u प्लस फाइनल, फाइनल को सीधे u प्लस ए टी लिख देते हैं अपॉन 2। व्हाट इज दिस, 2u प्लस ए टी होल अपॉन 2। इसको u प्लस हाफ ए टी लिख सकते हो, चेक कर लो आंसर। ठीक है, बहुत इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। द बॉडी हैज़ फॉलन फ्रॉम द हाइट। यहाँ पे देखो nth वाला फॉर्मूला लगेगा और फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट है, यानी हमारा रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रिजल्ट, कि रेशियो जो होगा वो 1:3:5:7:9 ऐसे करके 2n-1। ठीक है, ये हमारा nth सेकेंड हो गया, ये रेशियो रहते हैं। तो बोला क्या गया है, फर्स्ट इट फॉल कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड, लास्ट हम मान लें nth सेकेंड, लास्ट सेकेंड एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, फर्स्ट 3 सेकेंड ये है। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंसेस तो नहीं है, ये रेशियोज हैं। तो तुम अगर चाहो तो हम लेटर से ज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस चला था वो x चला, तो अगले सेकंड में वो 3x चला होगा, लास्ट में थर्ड में 5x चला होगा और लास्ट में 2n-1 इंटू x चला होगा। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि इन तीनों का सम इस लास्ट के इक्वल है। अच्छा, x तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x हम ना भी सोचते, ठीक है, अगर हम सीधे 135 ऐड कर देते तो भी हमें मिल जाता आंसर 8 और इधर 2n-1। n की क्या वैल्यू रखें कि 8 आ जाए आंसर, तो यहाँ पर मैं 8 नहीं 9, 1 + 3 + 5 9 आ जाए। तो n की वैल्यू क्या रखें, n अगर 4 रखते हो तो 4 × 2 8-1 नहीं, 5 रखें तो 5 × 2 -1 यस, तो n = 5 हो गया। 5 सेकेंड, 5th सेकेंड इज योर लास्ट सेकेंड। ठीक है, यानी कि टोटल 5 सेकेंड्स के लिए वो ड्रॉप किया है। अब जब वो पूछा गया है द बॉडी हैज़ फॉलन फ्रॉम हाइट, तो 5 सेकेंड में वो कितना ड्रॉप करेगी, h = ½ gt², दिस इज द हाइट, तो ½ × 10 × t², 5² हो गया, t की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो ये क्या आ गया, 5² मीन्स 25, 25 × 10 250, 250/2 12.5 मीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर 125 मीटर। ठीक, तो हो गया सारा डिस्कशन। ठीक है, आई होप तुम लोगों को बहुत लर्न करने को मिला होगा। अब तुम लोग क्वेश्चन में और असाइनमेंट दूंगा तो उसमें यहाँ से जितना भी लर्न किया है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी क्लास ओवर करते हैं आई थिंक। और किसी को कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना। ठीक है, और कोई इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन हो तो लिख देना, और बाकी कमेंट ज़रूर लिखो हर कोई, और उसमें बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है।